Hello, dear friends. You're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 22 मई 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम आने के कारण हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है। न्यूज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेज कितने हो गए हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 51 लाख टोटल केसेज हो गए हैं। अमेरिका सबसे नंबर 1 पर 16 लाख। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में केसेज हो गए हैं 1,16,000, दिल्ली में 11,000 एंड महाराष्ट्र में 41,000, तमिलनाडु में सेकंड नंबर पर 13,000 एंड गुजरात 12,000 के साथ थर्ड नंबर पर। तो ये सभी कोरोना के केसेस थे जो पूरे वर्ल्ड और इंडिया में हमने बात की। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बंगाल में तूफान ने मचाई तबाही। जो एम्फन तूफान था, एम्फन, उसके द्वारा वहां पर तबाही मचाई जा रही है। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था, लेकिन आप इससे संबंधित दो बातें याद रखना कि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, और उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में दो फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। एक था ह्यूगो फ्रेमवर्क, सेकंड था सेंडई, और दोनों सिटी का नाम है, एक सेंडई सिटी है, एक ह्यूगो सिटी। ये दोनों सिटी कहां पर है? जापान में सभी देशों के द्वारा मिलकर क्या बनाया गया कि कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को रोक सकें, कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें, और क्या हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जो ह्यूगो फ्रेमवर्क था वो लागू था 2005 से लेकर 2015 तक, 10 साल के लिए। और प्रेजेंट में जो सेंडई फ्रेमवर्क है वो 2015 से लेकर 2030 तक लागू रहेगा। तो ये दोनों आप याद रखोगे कि सेंडई फ्रेमवर्क एंड ह्यूगो फ्रेमवर्क, इनमें कहा गया था कि कैसे हम कम से कम जान माल की हानि हो उसके लिए काम करेंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमने कल भी देखा था कि काला पानी में झंडा फहराने गए लोगों को नेपालियों ने खदेड़ा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए है काला पानी और लिपुलेख कहां पर है और क्या मामला चल रहा था प्रेजेंट में। तो यहां पर देखिए, यहां पर कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, आज अगेन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये इंडिया का पार्ट है, ये बाउंड्री इंडिया की है यहां से, ये नेपाल एंड ये जो है चाइना। तो यहां नेपाल की बाउंड्री है, यहां इंडिया की बाउंड्री है पूरी, यहां से यहां तक ये इंडिया है, यहां पर जो है चाइना एंड यहां पर नेपाल चाइना एंड इंडिया। ये जो एरिया है यहां पर, ये जो एरिया वो है काला पानी रीजन। इतना काला पानी रीजन है। ये धारचूला, ये जो नेपाल है उसका ये एरिया है, यहां से एक नदी निकलती है काली नदी, तो काला पानी नदी एक यहां से निकलती है। यहां धारचूला जिला है किसका? नेपाल का, तो इसका याद रखना। यहां से जब हम चाइना में घुसते हैं तो यहां पर ट्राई जंक्शन पर एक आता है। ट्राई जंक्शन क्या होता है? 3 देशों का एक जंक्शन, जिसमें इंडिया, चाइना एंड नेपाल। यहां पर है लिपुलेख पास, तो लिपुलेख पास है यहां पर। हमने क्या किया है कि यहां जो हमारा काला पानी रीजन था, यहां से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हमने लिपुलेख पास से होते हुए हम सीधे पहुंच गए माउंट कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। अब जब हमने काला पानी रीजन से ये ऐसा कर दिया तो इसके ऊपर नेपाल ने अंगुली उठा दी कि लिपुलेख पास, काला पानी, ये जो रीजन है ये हमारे जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है, तो आप यहां पर सड़क निर्माण नहीं कर सकते। इंडिया ने क्या किया, यहां से सड़क निर्माण करके सीधे माउंट कैलाश पहुंच गए। इस कारण क्या हुआ कि जो नेपाल है उसने कई बार अपना मैप बनाया है कि ये जो पार्ट है वो हमारा है। अब यहां देखते हैं, नेपाल यहां पर है, नेपाल का धारचूला जिला यहां है। नेपाल और इंडिया ये है, ये महाकाली रिवर धारचूला डिस्ट्रिक्ट, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न नेपाल का, उसको, और इंडिया का जो उत्तराखंड वाला पार्ट है उसको अलग करती है। लेकिन नेपाल का मानना है कि ये नदी प्राकृतिक रूप से डिवाइडेशन नहीं है हमारा बीच में,
जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है इसका ये जो कालापानी रीजन है ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा है। जबकि प्रेजेंट में धारचूला डिस्ट्रिक्ट कितना है, इतना, ये क्या है, नेपाल का पार्ट। लेकिन नेपाल इस वाले पार्ट को भी अपना बताता है जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का पार्ट है। इसी में 3 पार्ट है, एक है लिम्पियदुरा जो इसका सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, लिपुलेख पास और लिपुलेख पास एंड ये कालापानी रीजन स्वयं। इन तीनों पर कौन कब्जा बताता है, अपना पार्ट बताता है नेपाल। तो ये थोड़ा सा तनाव का विषय था, तो इतना सा थोड़ा सा याद रखना। अगेन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आने वाले टाइम में सभी स्टूडेंट्स के लिए कि एक साथ यूजीसी ने कहा है कि एक साथ हम 2 डिग्री ले सकेंगे। एक हम रेगुलर डिग्री ले सकेंगे किसी कोर्स की, एक हम ऑनलाइन या जो डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री रहती है वो जहाँ पर डिप्लोमा हो सकता है, तो इस टाइप का हम ले सकते हैं। रेगुलर केवल 1 डिग्री रहेगी, तो 2 डिग्री लेने का अब क्या हो जाएगा, हमारा रास्ता जो है वो खुल जाएगा। पेज नंबर 2 दिल्ली, इससे संबंधित न्यूज है तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, इसको छोड़ देना है पेज को। पेज नंबर 3 पर हमको केवल इतना सा याद रखना है कि ओवर द टॉप क्या होता है। ओवर द टॉप क्या होता है कि जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, उसके बाद हॉटस्टार एंड वूट, ये सभी क्या है ओवर द टॉप, जो क्या होते हैं कि इनको किसी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। अगर इन पे कोई मूवी आ रही है तो जैसे सेंसर बोर्ड रहता है, कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड के पास हमको क्या लेना पड़ता है, अनुमति। लेकिन यहां इनको कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है अपने मूवी लाने के लिए। तो इसीलिए यहां कहा गया है कि ओवर द टॉप जो जितने भी चैनल्स हैं उनको भी अब धीरे धीरे रेगुलेशन में लाया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने अमेजन प्राइम वीडियो पे देखा होगा कि ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, अश्लीलता काफ़ी रहती है, इतनी ज़्यादा वायलेंस रहता है और कईयों का उसमें ऐसे दिखाए जाते हैं दृश्य जो कि उतने अच्छे नहीं होते। इसीलिए ओवर द टॉप अभी प्रेजेंट में क्या है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, साथ में इसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती कोई भी मूवी रिलीज करने के लिए। ये होता ओवर द टॉप। तो याद रखना अमेजन प्राइम वीडियो, कभी भी जब आप आंसर लिखोगे तो साइबर सिक्योरिटी में ये लिख सकते हो कि ओवर द टॉप को भी गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेशन में लेकर आना चाहिए। तो ये आप सजेशन दे सकते हो। 4 नंबर जो पेज है वहां पर हमारे लिए कोई काम का नहीं, कोरोना को हराना है, हमने लगातार काम कर रहे हैं इस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना अपने आप हार जाएगा। पेज नंबर 5 है, इस पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, प्रवासियों की पीड़ा हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है श्रमिकों के साथ। अगेन जो है पेज नंबर 6 पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लग सिंपल रहा है पेज लेकिन हमारे लिए यहाँ 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दवा निर्माण के लिए यहाँ संबंधित पूरी बातें आई है कि जेनरिक दवा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेनरिक दवा क्या होती है। यहाँ पर 2 तरह की दवा जो रहती है 2 तरह की होती है, एक होती है ब्रांडेड और एक होती है जेनरिक दवाएं। तो ब्रांडेड जो दवाएं होती है वो महंगी होती है, जेनरिक दवाएं होती है उनको सिंपल तरीके से बनाया जाता है, एक सिंपल फॉर्मूले के द्वारा काम वही करती है जो ब्रांडेड दवाइयां करती है, लेकिन इनकी जो वैल्यू इनकी जो पैसा लगता है जेनरिक दवाइयों में वो खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए जेनरिक दवाइयां क्या होती है, सस्ती होती है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया में अब प्रेजेंट में 1995 में ट्रिप्स एक WTO के समझौता है, TRIPS ट्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जितने भी बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनको कैसे इसमें संरक्षित किया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई खोज की है, तो वो खोज करने में पैसा लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, बाद में उसको कई लोग उसको चुरा लेते हैं उसके फॉर्मूले को, तो उसको नुकसान होता है, तो कोई खोज करेगा ही नहीं। इसलिए इन सभी को बचाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार लेकर आया WTO 1995 में, और उसी के तहत एक था पेटेंट। तो पेटेंट जो मिलता है दवाओं के लिए वो 20 साल के लिए मिलता है। अगर मैंने कोई दवा आज खोज दी तो 20 साल तक मेरे पास वो दवा क्या रहेगी, पेटेंट, मैं उसका कैसे भी उत्पादन कर सकता हूं। तो ये आप याद रखोगे। लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपकी कोई दवा बना रहे हो, आपने पेटेंट करवा लिया, दवा बना ली, आप बाजार में वो दवा के बराबर कोई दूसरी दवा है नहीं, आप उसको बहुत महंगी बेच रहे हो, तो क्या कर सकता है वो देश इस दवा की लाइसेंस को किसी दूसरी कंपनी को भी दे सकता है और उत्पादन करवा सकता है सस्ती दवा। इसे बोलते हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, अनिवार्य लाइसेंस। मीन्स
अगर आपकी दवा महंगी बेच रहे हो, आप बाजार में आपकी जैसी दवा नहीं होने का आप फायदा उठा रहे हो और किसी व्यक्तियों को ज़्यादा पैसा ले रहे हो, आप किसी का शोषण कर रहे हो, तो अनिवार्य लाइसेंसिंग के तौर पर कोई जो कंपनी है, किसी कंपनी का जो पेटेंट है उसको गवर्नमेंट किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे देगा। ऐसा हमारे इंडिया में हुआ था। एक जर्मन कंपनी थी बेयर, उसके द्वारा क्या था, कैंसर की जो दवा थी वो उत्पादित की जाती थी, सॉरी एचआईवी की दवा, और महीने का लगभग 2.5 लाख रुपए का उसका चार्ज था पर मंथ। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसका अनिवार्य लाइसेंसिंग इंडिया की कंपनी को दे दिया और उसने केवल 15,000 में पर मंथ में इस दवा का निर्माण करना स्टार्ट किया। तो यह है अनिवार्य लाइसेंसिंग। अगर आप गलत तरीके से दवा का पेटेंट होने के बावजूद गलत तरीके से फायदा उठाओगे तो अनिवार्य लाइसेंसिंग के तौर पर क्या दे देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे को दे देगी। अब यहां पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया में दवाओं का जो उत्पादन है वो उदय कैसे हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रीजन क्या था, जो हमारा 1970 का पेटेंट अधिनियम था उसके कारण हमारी दवाओं का जो इतना उत्पादन है वो स्टार्ट हुआ। जो हमारा पेटेंट अधिनियम 1970 था उसके अनुसार क्या था, जो पेटेंट मिलता था वो प्रोडक्ट पर नहीं मिलता था। वो किस पर नहीं मिलता था, प्रोडक्ट पर, वो मिलता था प्रोसेस पर। मीन्स अगर आपको कोई समोसा बनाना है, मान लीजिए आपको ये समोसा बनाना है, तो समोसा बनाना है तो फाइनली प्रोडक्ट में समोसे पर आपको क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर समोसे पर पेटेंट मिल गया तो पूरे इंडिया में कोई और दूसरा समोसा बना ही नहीं पाएगा। अगर वो बनाएगा तो आपको रॉयल्टी देगा। लेकिन अगर सोचिए समोसे पर पेटेंट नहीं देकर समोसा बनाने की प्रक्रिया पर अब एक क्या करेगा, एक ने उसमें आलू डाल दिया, एक ने आलू के साथ मिर्ची वगैरह और डाल दिया, किसी तीसरे ने और कुछ डाल दिया, एक उसको तवे पर पका रहा है, एक उसको कढ़ाई में पका रहा है, एक स्टील की कढ़ाई में पका रहा है। तो ये क्या प्रोसेस अलग अलग हो गई। तो सेम दवा, मतलब एक जैसी दवाई ही अगर आप अलग अलग तरीके से बना रहे हो तो उसका पेटेंट आपको मिल जाएगा। मीन्स यहाँ प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं है, यहाँ प्रोसेस का पेटेंट है। मीन्स किस विधि से आप बना रहे हो, विधि का पेटेंट है। तो विधि तो बहुत अलग हो सकती है लेकिन प्रोडक्ट समान आ सकता है। लेकिन अब प्रेजेंट में जो हमने ट्रिप्स लेकर आए हैं, ट्रिप्स 1995 के अनुसार अब प्रोडक्ट पर पेटेंट मिलता है। मीन्स आपका अगर एक बार प्रोडक्ट आ गया तो वैसा प्रोडक्ट आप कोई सी विधि से नहीं बना सकते। तो ये आप इंपॉर्टेंट रखना। यूपीएससी 2019 में ये एक लाइन थी एक स्टेटमेंट के रूप में, तो याद रखना। अब है पेज नंबर 7 पर चलेंगे डायरेक्ट। ये है पेज नंबर 7। यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्या न्यूज है जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। टिड्डी उन्मूलन के लिए भारत का पाक और ईरान के साथ सहयोग का प्रस्ताव। इसमें क्या है, आपने देखा होगा इंडिया का मैप। इंडिया का मैप यहां पर, यहां है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान। यहां से ईरान से क्या होता है, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान, और यहां पर हमारा जो वेस्टर्न एरिया है बाड़मेर जैसलमेर, यहां टिड्डी आती हैं। ईरान से इनका काफी मात्रा में ओरिजिन होता है। ये टिड्डियां आती हैं यहाँ पर, और टिड्डी क्या होती है, ग्रास होपर, जिसको राम जी का जनरली घोड़ा बोलते हैं गाँव में। पाक एंड ईरान के सहयोग से क्या करेंगे, इस टिड्डी को रोकने की बात चल रही है। तो ये अच्छी बात है कि सहयोग अगर होगा देश के बीच में तो इससे क्या है, हमारी जो भुखमरी है, हमारी जो फसलें खराब हो जाती है, फूड सिक्योरिटी है, उसको रोकने के लिए हम एक तरह से अच्छा ये प्रयास है। तो ऐसे याद रखना आप कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि हमने टिड्डी दल के लिए बात की थी, हमने टिड्डी जो रहती है उनको रोकने के लिए सहयोग की बात की थी। तो ऐसा कभी भी जैसे एग्जाम में आए आप उसका एग्जाम में लिख सकते हो। नकारात्मकता का वायरस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की, ज़्यादा बातें की जा रही है कि गलत तरीके से काम हो रहा है, ऐसा पढ़ सकते हो, उसको पढ़ कर छोड़ सकते हो, ज़्यादा खास नहीं है। चीन की शरारत थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बाकी ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है। सहयोग का बेहतर, ये कोई काम का नहीं है। मंदिरों की संपदा पर बुरी नज़र, छोड़ देना इन सबको। खेलों की अहमियत आप सब जानते हो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रवासी मजदूरों का संकट और रेलवे, यहां थोड़ा सा पढ़कर छोड़ सकते हो, सब जानते हैं, डाटा को लिखने की जरूरत नहीं है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर, कोई अवसर नहीं है। हमेशा हमारे पास 12 मंथ पूरा हम जब से आज़ाद हुए, जब से हमको आत्मनिर्भर बनने का पूरा अवसर मिला हुआ है। ये सब फालतू की बातें हैं कि कोरोना वायरस के कारण हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ये सब गलत बातें हैं। आत्मनिर्भर कभी भी बन सकते हैं जब हम चाहें, केवल हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सकते। और अभी क्या आत्मनिर्भर बन पाएंगे हम, अभी हमारे लिए आत्मनिर्भर बनने की वैसी परिस्थितियां हैं नहीं जैसी हमको चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट कोरोना वायरस को रोक लेगा, वही काफ़ी है। तो ये सब अपने अनुसार बहुत सटीक तरीके से आंसर सोच के और बहुत बेहतर तरीके से हम आंसर को लिखें।
यहां पर इन्होंने थोड़ा ठीक लिखा है समृद्ध जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट भी है यूपीएससी का। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये कोई एरिया है, दो एरिया है, यहाँ पर जंगल और सब जानवर हैं। यहाँ पर जो मान लीजिए शेर, उसकी 500 जनसंख्या है किसी की भी, या मनुष्य ही है, वो 500 लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक मनुष्य है, एक शेर है और एक हाथी है, केवल 3 ही लोग हैं। लेकिन यहाँ 500 केवल व्यक्ति हैं, आदमी हैं। अगर सोचो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल कम है क्योंकि यहाँ केवल एक ही स्पीसीज है, और जबकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। इवन दो केवल 3 ही लोग हैं, एक व्यक्ति है, एक शेर है, एक हाथी है, तो 3 ही है, लेकिन यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि कितने प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर हो, वो है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आप याद रखना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि बायोडाइवर्सिटी, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे पृथ्वी पर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा जो गर्मी पड़ रही है भीषण, उसके बाद तापमान ज़्यादा होने के कारण अंटार्कटिका ग्रीनलैंड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये सभी आप लिख सकते हो कि समुद्र का जो तापमान बढ़ रहा है। खाद्यान्न संकट आ सकता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर कई जगह जो देश है मालदीव वगैरह वो डूब सकते हैं, ये हमको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समुद्र का जल स्तर वियतनाम, मिस्र और अफ्रीका के तटवर्ती देशों पर तगड़ा झटका लगेगा। कृषि पर सूखा आ जाएगा, कई जगह उष्णकटिबंधीय तूफान आएंगे और गरीबी खत्म होने नहीं देगी ये समस्याएं। तो ये सभी आप जैव विविधता को जैसे ही आए, बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ लिख दोगे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इसके कारण बर्फ पिघल जाएंगी। उसके बाद जो भीषण गर्मियाँ वो पड़ेगी, चक्रवात आएंगे, गरीबी को मिटाने में प्रॉब्लम आएगी, खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, ये सभी समुद्र का जल स्तर। तो इस टाइप से आप क्या है एंगल बनाकर आंसर्स लिख सकते हो और उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। केवल और केवल किसके कारण? बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस, यहाँ लिखोगे बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद चारों तरफ क्या करोगे, एक एरो निकाल कर केवल एक एक दो दो पॉइंट लिख दोगे। ज़्यादा ये नहीं लिखना कि अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, ये सभी बाद में याद ही नहीं रहती है। उससे अच्छा तो आप क्या करोगे कि हाल ही में WWF की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट, ऐसे ही लिख दो। कोई भी अपने अनुसार कोई ऐसी रिपोर्ट लिख सकते हो जिसको एग्जामिनर को क्या पता कि सही में ऐसा लिखा हुआ होगा कि नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग को यूज कर सकते हो। अब है 10 नंबर पर, जो हमने कल भी बात की थी, कंपनसेशन सेस को आगे बढ़ाने की, 5 साल बढ़ाने की बात है। तो कंपनसेशन सेस क्या था? पहले क्या होता था कि राज्य थे, तो राज्य थे उन खुद क्या करते थे, वो खुद क्या करते थे कि अपना कर वसूलते थे, कर इकट्ठा करते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद जो कर इकट्ठा करेगा, कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें कई तरह के नियम कायदे हैं। अब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को जीएसटी में लाने के लिए कहा कि अगर पहले आपके पास जो जीएसटी से पहले जो आपके पास टैक्स आ रहा था, अगर जीएसटी आने के बाद अगर उतना टैक्स आपको नहीं मिलता है, तो जितना आपको घाटा होता है उतना मैं कंपनसेशन सेस के रूप में आपको दूंगा। कितने साल तक? केवल 5 साल तक के लिए। लेकिन अब प्रेजेंट में इसको 5 साल और बढ़ाने की बात हो रही है, किसको? कंपनसेशन सेस को, ताकि जो राज्य हैं उनको पैसा दिया जा सके। तो ये थोड़ा सा आप क्या रखोगे, याद रखोगे। एक क्या है, एक यहां इंपॉर्टेंट याद रखना, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। ये क्या काम करती है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिला है। मींस क्या होता है, जीएसटी जो है, जीएसटी में क्या होता है कि एक व्यापारी, 2 व्यापारी, 3 व्यापारी, ये क्या करते हैं, इसने इस व्यापारी ने सामान खरीदा, तो ये व्यापारी इसको बिल देगा। जब बिल देगा तो इसको गवर्नमेंट कुछ सुविधा ही देती है, जिसमें उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको कुछ टैक्स की फायदा मिलता है इसको। जब ये व्यापारी यहाँ इसको देगा सामान, तो इस व्यापारी को बिल देना पड़ेगा, साथ में इस व्यापारी को गवर्नमेंट क्या देती है? लाभ देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? लाभ। और लास्ट में जाकर ये जो पूरा टैक्स पड़ता है, ये किसके ऊपर जाता है? ग्राहक के ऊपर, हम जब खरीदते हैं। अगर इन्होंने बिल नहीं देंगे तो इनको टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि एक व्यक्ति ने टैक्स क्रेडिट का फायदा ले लिया, अगर ये आगे व्यक्ति को इसको नहीं पहुंचाएगा, तो क्या होगा कि जब भी गवर्नमेंट जो टैक्स क्रेडिट का लाभ दे रही है किसी व्यक्ति को, टैक्स क्रेडिट मीन्स क्या होता है कि जब आपको वस्तुओं पर जो टैक्स मैक्सिमम लगता है, जैसे पहले 10 रुपये आप टैक्स पे करते थे, तो गवर्नमेंट अब आपको क्या है, बिल दिखाने के आधार पर और ज़्यादा आपको ईमानदारी दिखाने के आधार पर 10 रुपये की जगह आपके पास 6 रुपये ले रही है, 4 रुपये आपके पास छोड़ दे रही है।
इससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बिल बनाएं और लोगों सामान जो है उसका सही से वितरण कर सकें सही रेट पर। तो और ज़्यादा जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी गवर्नमेंट के पास जो टैक्स है उतना आएगा। लेकिन अगर सोचो कि किसी ने 10 रुपये का जगह 6 रुपये का फायदा तो ले लिया, लेकिन दूसरे लोगों को इसका लाभ नहीं दे रहा है, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग जो अथॉरिटी है वो इसको देखेगी और उस पर जुर्माना लगा सकती है। तो ये आप याद रखोगे। पेज नंबर 11 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, यहां पर याद रखना 2 पॉइंट यहां याद रखनी है हमको। क्या? अमेरिका ने फिर छेड़ा भारत पर कार्रवाई का राग। तो यहां पर एक याद रखना, रूस से हम क्या खरीद रहे हैं, S-400 एक मिसाइल है जिसको जमीन से छोड़ा जाता है। कहां से? जमीन से छोड़ा जाता है, आकाश में। तो ये इसको याद रखना, ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। जमीन से छोड़ा जाएगा, एयर में ही किसी मिसाइल को समाप्त कर देगी। कहां से खरीद रहे हैं? रसिया से। लेकिन अब अमेरिका क्या चाहता है कि अगर रसिया से हम ऐसा खरीदते हैं तो यहां पर जब भी कोई देश अमेरिका के विरुद्ध या अमेरिका जैसा कहे वैसा नहीं करता है, तो अमेरिका के पास एक कानून है, काटसा, CAATSA, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा देते, जैसे ईरान पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। काटसा, काउंटरिंग मीन्स किसी को काउंटर करना, मीन्स उसको रोकना। एडवर्सरीज मीन्स जो दुश्मन है। काउंटरिंग अमेरिकाज, अमेरिका के एडवर्सरीज में जो दुश्मन है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू मीन्स द्वारा, सैंक्शंस मीन्स प्रतिबंध, एक्ट अधिनियम मीन्स जो अमेरिका के कोई भी विरुद्ध काम करेगा उनको प्रतिबंधों के द्वारा रोकना। ये क्या है? काटसा एक्ट। तो यह हाल ही में कहा गया था, इंडिया पर अभी लगा हुआ नहीं, लेकिन अगर इंडिया S-400 खरीदता है, लेकिन इंडिया को थोड़ी सी यहाँ पर क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। पहले भी कहा गया था, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा राग अलाप रहे हैं, तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है S-400 हम रसिया से ले रहे हैं, और जो काटसा है वो किससे संबंधित है? अमेरिका से। अगर कोई देश अमेरिका के कहीं विरुद्ध जाता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका काटसा के तहत लगा देता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। पेज नंबर 13 पर चलते हैं, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, सोनिया गांधी ने कहा राजीव किसान न्याय, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर एक नई योजना लेकर आए हैं। तो उससे हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी 2004 में बनाई गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, मनमोहन सिंह के समय। और इसका मेन काम क्या था कि कैसे किसानों की आय बढ़े, कैसे किसानों की जो आत्महत्याएं वो रुके, क्या हम एग्रीकल्चर में करें जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। तो इन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कही थी कई बातें कि कैसे हम इरिगेशन को अच्छा करें, कैसे बीज उत्पादन को बढ़ाएं, कैसे किसान को क्रेडिट दें। उन कई बातों पर हमने अमल किया। लेकिन इन्होंने एक और कहा कि प्रेजेंट में जो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप देते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 1.5 गुना दो। मीन्स अगर किसान के 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसको उसकी जगह 150 मिलने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट 150 देती है, बट गवर्नमेंट क्या जोड़कर देती है? एक तो एक्चुअल कॉस्ट A2 प्लस फैमिली लेबर। अगर फैमिली लेबर को देखते हैं कि आपकी कितनी फैमिली किसान की लगी हुई है, उनका डेली का मेहनताना, और एक्चुअल कॉस्ट जिसमें इरिगेशन आ जाता है, फर्टिलाइजर आ जाता है, इन दोनों का खर्चा जोड़कर MSP निर्धारित की जाती है। लेकिन MSP ने, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि A2 कॉस्ट की जगह आप क्या करो, C2 कॉस्ट जोड़ो। C2 कॉस्ट में क्या आ जाता है? A2 तो आ ही जाता है, मीन्स एक्चुअल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर भी आ जाता है, प्लस जितना आपका खर्चा हुआ है रेंट देने में, अगर आप दूसरे की जमीन पर काम कर रहे हो तो उसको कितना रेंट दे रहे हो, प्लस आपने अगर पैसा लिया है तो इंटरेस्ट रेट कितनी दे रहे हो, ये सभी भी जब जोड़ा जाएगा तो इसको बोलते हैं C2 कॉस्ट। और स्वामीनाथन का कहना था कि C2 कॉस्ट जितनी होगी उसका 1.5 गुना दो, ना कि A2 कॉस्ट। तो ये सभी कहानी थी आज के न्यूज़पेपर की। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।